ले चलते हैं आपको सेंट्रेलिया, जो कि है एक दहकते शहर की दास्तान। बिल्कुल एक भयानक सपने जैसा। धरती के सीने से अनगिनत दरारें निकल गई हों, वहां से जहरीली गैसें निकल रही हों और जमीन इतनी गर्म हो कि आपके जूतों के तले गल जाएं। हवा सांस लेने के लिए इतनी नाकाफी हो और कुछ ऐसा नज़ारा हो कि जैसे धरा पे दोजख उतर आया हो। और ये मैं आपको कोई फैंटासी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा हूँ, हकीकत है। दुनिया में सैकड़ों कोयला खदानों में आग लगती हैं, बेकाबू होती हैं और बरसों बरसों सुलगती रहती हैं। एक इंसान और वनस्पति का पास वहां पे फटकना नामुमकिन होता है। ऐसी ही जगह है ये, अमेरिका में स्थित सेंट्रेलिया, पेंसिल्वेनिया। बसा तो था ये सन 1941 में और कोयला खनन इसकी जीवन रेखा थी। लिथुआनिया, पोलैंड, इंग्लैंड और जर्मनी से लोग आके बसे थे। करीब 2000 बाशिंदों का ये शहर था और बिना ताला लगाए छोड़ने का आदी था, बिल्कुल आम भारतीय कस्बे की तरह। यहाँ के लोग एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते थे और सवेरे खदान से जो हूटर बजता था उससे वो सुनकर सब काम पे चल देते थे। और कार्बाइड लैंप वाले टोपे पहने, ड्रिल से सुराग बनाते, उनमें डायनामाइट भरते, विस्फोट करते, कोयला निकालते, फिर कोयला बाहर आता और फिलाडेल्फिया और रेडिंग के ट्रेन टर्मिनल्स पे भेजा जाता। शहर की जिंदगी अलमस्त चल रही थी कि 1960 में आ गया आर्थिक मंदी का दौर और ये कंपनियां एक एक करके बंद होती चली गईं, जिसका नतीजा ये हुआ कि अवैध खनन होने लगा। और ऐसी एक अवैध खान थी, वहाँ पे कूड़ा जलाने में एक अनहोनी घटना घटी और उसमें आग लग गई और ये किसी तरीके से भूमिगत खदान में पहुँच गई। और सरकार ने सारी कोशिशें कर ली लेकिन ये आग बुझाए ना बुझी। सन 2006 में हम लोगों ने वहाँ के एक स्थानीय पत्रकार डेविड डीकॉक साहब का इंटरव्यू लिया था। एक मैगजीन निकलती थी निरंतर, जो हम लोग के ब्लॉगिंग के शुरुआती दिनों की थी। शुरू में तो सरकार और खदान कंपनियों ने इस आग को रोकने की जितनी भी कोशिशें थी संभव हुई करी, लेकिन 14 फरवरी 1981 को सरकार की नींद तब टूटी जब एक घर के पिछवाड़े के मैदान में मिट्टी धंस गई और उससे एक 150 फुट गहरा और 4 फुट चौड़ा गड्ढा बन गया। और इसमें ये एक बच्चा जो था, जो वहां खेल रहा था, वो उसकी जान जाते जाते बची। वो बच्चा किसी तरीके से एक पेड़ की जड़ पकड़कर लटक गया। उसके भाइयों ने उसे खींच के बाहर निकाला। कमाल की बात यह थी कि उस समय कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी वहां पे आग के नुकसान का जायजा लेने आए थे। लोग उनको ये लोमहर्षक घटना दिखाने लाए और वो इसके चश्मदीद गवाह बने। तब इस घटना ने मीडिया का स्थान खींचा और आखिरकार सरकारी मशीनरी हरकत में आई। इसके बाद में इस आग को रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना बनाई और सारे निवासियों के घर खरीद लिए और इस कस्बे के चारों ओर 500 फुट गहरी खाई खोद दी गई। लेकिन आग की रुकने की गारंटी कोई तब भी नहीं थी, तो इस योजना पे अमल नहीं हुआ और जब स्थिति निरंतर खतरनाक होती चली गई तो फिर निवासियों को एक एक करके वहां से हटाया गया। जनाब, ये टाउन उजड़ गया, बाशिंदे यहाँ से चले गए और आदमी क्या परिंदा भी यहाँ पे पर नहीं मारता था। लेकिन जहाँ कोई नहीं पहुंचे वहां पहुंच गए हॉरर फिल्म और मिस्ट्री फिल्म बनाने वाले। क्यों? इससे मुफीद जगह कहाँ मिलेगी। लाहौल भेजिए उन लोगों को, फिल्में बना डाली, सीरियल बना डाले, क्योंकि जगह बिल्कुल भूतिया दिखाई देती है। और नतीजा क्या होना था, जगह खाली पीली में मशहूर हो गई। अब यहाँ पे लोग आने लगे और एक जबरदस्ती की टूरिस्ट वाली जगह बन गई। ये ग्राफिटी हाईवे, पूरी चौक से पूरा का पूरा हाईवे पोत डाला। लोग आ रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डर्ट बाइक चला रहे हैं। यहाँ इतनी आफत कर दी कि आसपास के टाउन में जाके कचड़ा फैला देना, मुर्दों तक को नहीं छोड़ा, कब्र के ऊपर जाके पेंटिंग करने लगे। सरकार भी आज ही जा गई, मंगाई 400 टन मिट्टी, पूरे हाईवे पर डाल दी और पेड़ लगा दिए कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, सारी खुराफात बंद। चलिए सेंट्रेलिया से थोड़ा दूर ऐशलैंड ले चलते हैं, जहाँ पर एक कोल माइन है, कोयले की खदान, जिसको अब एक म्यूजियम में बदल दिया गया है। आप वहाँ पे उन्हीं तरीके की कोयले की गाड़ियों में अंदर जा सकते हैं जिससे पुराने टाइम पे खनन करने वाले मजदूर जाते थे एंथ्रासाइट कोल निकालने। अब ये जो गाइड साहब हम लोग के साथ अंदर गए हैं, ये 3 चीज़ों के बारे में हम लोग को बता रहे हैं। यहाँ का इमरजेंसी टेलीफोन सिस्टम किस तरह से काम करता था, किस तरीके से कोयला निकाला जाता था, और एक कैनेरी नाम की चिड़िया जिसको पिंजरे में माइनर्स अपने साथ ले जाते थे, जो मीथेन गैस वगैरह के लीक के बारे में सूंघते ही बीमार हो जाती थी और बाकी खनिकों को पता चल जाता था आभासी खतरे का। 2,000 feet where the base is in Ashland, and then it peaks again north on the mountain too. It was one of the first phones putting the lines around here
So you can imagine how much faster it made things. Now they could call out to get dynamite or whatever they needed brought in. Also, in a case of emergency, they could call out. At the time, it'd be a mule ambulance out there waiting for you. And if you had like a broken arm without the bone sticking out or something, that wasn't considered a serious injury, but they would take them home and it would be home care for them. So the way it works, just like you see it on television, you pick this up, talk in there, listen through here. Yeah, I need 2 pizzas. They never bring me my pizzas. I don't know why. All right. Here we have our canary. Our canary was used for, of course, poisonous gases in the mine. One being methane, and the other one being a thing called black damp. Black damp is when you get in an area where there's no oxygen whatsoever. So that'll kill you, or the methane. So in the morning, there was a couple of these birds staged around. And also the mine boss would carry a bird in with them. This is how they used to produce the coal. They would start off small and then work as the vein enlarged up the chutes. All the cars would flow down, all the coal would flow down the chutes in the cars and they would pull them away. Now you see these things here, they're called pillars. Every 30 feet they left a pillar of coal to stabilize the mine. Now, after a while, the big coal companies agreed, said, well, we're leaving too much coal behind. We got to